Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all will be fine. In the previous lecture, we have discussed about the implementation of encapsulation concept in the object-oriented programming Java language. If you have any question related to the encapsulation or the anything that we have discussed or studied earlier, then you can ask. Otherwise, we will proceed towards our today's topic. तो सेक्शन ए सही है, जरा ओके क्रिएटर के बारे में बता दें। क्रिएटर इस क्रिएटर क्रिएटर टाइप तो हमने कुछ स्टडी नहीं किया अभी तक। तो जो क्लास में बनाते हैं ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जी ठीक है कंसेप्ट। ठीक है, हम डिस्कस कर लेते हैं। और टिप्स का यूज भी बता दें, कैसे यूज करना इसका। वो भी एक बार दोबारा बता दें। क्या रोल नंबर 109 आप बताएं क्या पूछ रहे हैं? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ओके, रोल नंबर 73। सर असाइनमेंट सर एक्लिप्स का यूज कह रहे थे कि एक्लिप्स एक्लिप्स का का यूज। यूज बता दें। हाँ जी, यूज आज मैंने आपको जी ये बताना था कि आज हम जो और है सर एक्लिप्स पे मूव करेंगे आईडी पे जी। सर असाइनमेंट को सर एक्सप्लेन कर देंगे उसमें हमने करना क्या है। थोड़ी सी अच्छा कंफ्यूजन है उसके अंदर। ठीक है, असाइनमेंट में सब कुछ लिखा हुआ है जो आपने करना है। आपने दिमाग यूज़ नहीं करना, जस्ट आपने सिंटेक्स को यूज़ करना है जो आपने भरा। और वहाँ पे लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है कि अब आप क्या करें, अब आप क्या करें। जैसे आपके सर पे खड़े होके कोई करवा रहा हो कि अब ये काम करो, जस्ट वो एक इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपने उसको जो है जावा लैंग्वेज के सिंटेक्स में ट्रांसलेट करना। ठीक है, अच्छा। तो अभी तक हमने नोटपैड प्लस प्लस को यूज़ करते हुए और कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू हमने कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया। मैंने आपको कहा था कि हम आईडीई जो है बाद में हम यूज़ करेंगे। तो अब हम आईडीई पे शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, आपको ऊप की लैब में या एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, आप चाहे आप जो है एक्लिप्स को यूज़ करते हुए करें या नोटपैड प्लस प्लस, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आईडीई ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है। जो भी कोड हमने वहाँ पे CMD को यूज़ नोटपैड प्लस प्लस में फ़ाइल्स क्रिएट की थी और कोड लिखे थे, उसी कोड को हम एक्लिप्स में भी कॉपी करेंगे तो यहाँ पे भी ऐसे ही चलेगा। एक्लिप्स में ऐसे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। इसी में हमारे पास कंसोल भी यहीं पे है, कंसोल विंडो भी, एडिटर भी यहीं पे है, फाइल मैनेजर भी यहीं पे है। ठीक है, तो इसमें मैनेज करना सारी चीज़ें आसान होता है। जस्ट उसी कोड को आप कॉपी यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे भी ठीक से एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आपने ये आईडी को डाउनलोड करना है। ठीक है, तो लेट्स ओपन दिस Google and right here Eclipse download. This is an official website of Eclipse. We will click on Eclipse download. Let me know if the screen is shared with you. स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? यस सर। यस सर। यहाँ पे एक बटन है डाउनलोड का। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक्लिप्स का इंस्टॉलर डाउनलोड हो जाएगा और वो डाउनलोड होने के बाद आपसे ऑप्शन पूछेगा कि आपने कौन सा आईडी इंस्टॉल करना है। फिर आप उस पर क्लिक करेंगे और वो एक थर्ड पार्टी टूल के तौर पर आपको डाउनलोड करके देगा, लेकिन उस वहाँ से डाउनलोडिंग आपकी थोड़ी स्लो होगी। बेहतर यह है कि आप ये डाउनलोड पैकेजेस का जो लिंक है इसके ऊपर क्लिक करें और ये आपके पास डिफरेंट आईडीज़ यहाँ पे आ गए हैं। हमने एक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर डाउनलोड करना है तो हम इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, विंडोज़ 8 8664। ठीक है, एक्लिप्स फॉर जावा, एक्लिप्स फॉर सी प्लस प्लस, एक्लिप्स फॉर more DSL, C++, embedded C++, many IDs are available, but we are concerned with the Eclipse ID for Java developers. We will click here for Windows and you will click here on the download button. It will ask you to keep or discard. You will click on the button keep and it will be downloaded in your system. In the downloads folder it will be downloaded in the form of this rar file. You will extract it. Okay, then you will open it and here is your Eclipse. You will double click on this Eclipse icon
it will ask you for a workspace where you want to work. You will choose the directory of from your system and set the directory of workspace. After that, it will be this screen. Oh, wait a minute. Okay, let me close this first. This is for section C and B. Okay, so this window will be appeared before you, and you will go here, file, click on the new Java project. As we are creating Java project, we will name project name as this is a lab 4, so lab 04C will be your project name. I will click on the, this is a executing environment. ये Okay, section A we है will click on the next. G, सर, ये सेक्शन ए है, लैब 04A लिख रहे हैं। okay, sorry, go back here and I am updating it to lab 04. This is my default workplace location. User Numanov is Eclipse workspace. This will be asked at the time of opening this Eclipse. Okay, after that all the projects will be created in this workspace. Because I have checked this use default location, if you want to replace it to another location, unclick it, browse and place it there where you want to uh, create this workspace. Okay, finish. After that it will ask you for module name. We are not creating any module, we will create it, don't create. Okay, this is lab 4A. ये मॉड्यूल होता क्या है? जब आप लार्जर एंटरप्राइज लेवल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तब आप अपने प्रोजेक्ट्स को स्मॉलर मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लेते हैं, फिर आप मॉड्यूल बाय मॉड्यूल काम करते हैं। हर मॉड्यूल एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को अचीव कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे तो हमारा कंसर्न नहीं है, इसलिए हमने मॉड्यूल क्रिएट नहीं किया। ठीक है, फिर उन मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करके कंप्लीट एप्लीकेशन बना दी जाती है। ठीक है, अब आपने इस सोर्स के ऊपर, आप ये देखें लैब 04 है and here is the source file. We will right click on the source, new, and we will create a class. Okay, here we will type the name of the class, that is और main class. Okay, main और test class जो भी class आपने create करनी है, public है, ये words इसके साथ यूज़ करने हैं या नहीं वो आपने देखना है। फिलहाल हमने public एक class main create कर ली। You can see source default package main.java. We write the main, it created the file with the main.java and the class name with main. Okay, here we will write a main method publish static void main string argument system dot out dot println lab 054 section A. You can see that it is indicated this cross error, and here it is underline, red underline here to indicate that here is some error. I will write a semicolon and the error is disappeared. In this IDE, the compilation is done line by line as we write the code. जैसे जैसे हम कोड लिखते हैं कंपाइलेशन साथ साथ होती जाती है लाइन बाय लाइन। ऐसा नहीं है कि हम एक दफ़ा कोड लिख लें फिर कंपाइल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और पूरा कोड कंपाइल होगा, ऐसा नहीं है। ये लाइन बाय लाइन साथ साथ कंपाइलेशन करता रहता है और सिंटैक्स एरर चेक करता रहता है। ठीक है, हमने जब कोड राइट कर लिया, सिंटैक्स एरर कुछ नज़र नहीं आ रहा है, इस रन के बटन पर क्लिक करना और हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। ठीक है, हमने इस पर क्लिक किया और एक पूछ रहा है कि सारी फाइल्स, मैंने यहाँ पे और ज़्यादा फाइल्स होंगी तो हम सेलेक्ट ऑल करके एग्जीक्यूट कर देंगे।
तो आप देखें ये हमारी कंसोल विंडो। अब वहाँ पे हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट अलहदा होता था, वहाँ पे जाके हमें कमांड से नहीं पड़ती थी और नोटपैड प्लस प्लस में कोड लिखते थे। और यहाँ पे हमारे पास ये टेक्स्ट एडिटर भी है, फाइल मैनेजर यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, और कमांड प्रॉम्प्ट भी हमारे पास से टर्मिनल भी यहाँ पे मौजूद है, कंसोल विंडो। ठीक है, तो इट इज़ मोर ईजियर दैन यूजिंग दैट। ओके, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ ले। सही है, जावा को इस्तेमाल करके ये यूज होगा। जी। सही, यानी कि ये जो आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है ये हम्म, जावा को इस्तेमाल करेगा जो हमने पहले किया था। हाँ जी, जावा के कोड्स को। लाइक आपकी वहाँ पे फाइल्स थी, स्टूडेंट डॉट जावा, प्रोडक्ट डॉट जावा, वो आप यहाँ पे क्रिएट कर लें या और उसका जो कोड था यहाँ कॉपी कर लें और उसे आप एग्जीक्यूट करेंगे मेन फंक्शन को, तो वो जो है उसी तरह से एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ओके। अच्छा, तो कंस्ट्रक्टर का आप कह रहे थे, कंस्ट्रक्टर का बता दें। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का, तो उसके लिए हम एक क्लास बना लेते हैं। लाइक हमारे पास एक प्रोडक्ट की क्लास है, ठीक है, और इसमें हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, पब्लिक इंट आईडी, पब्लिक स्ट्रिंग नेम, पब्लिक इंट प्राइस। ओके, हमारे पास ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं। अब हम यहाँ मेन क्लास में जाते हैं। ये प्रोडक्ट क्लास का अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो ये तो यूज़लेस है। एक्चुअली हमने इस टेम्पलेट को इसलिए बनाया है ताकि हम इसके ऑब्जेक्ट्स बना के तो सेव करना चाह रहे हैं मेमोरी में। ठीक है, तो हम मेन फंक्शन में आएंगे। मेन फंक्शन इज़ द ओनली फंक्शन दैट विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द प्रोजेक्ट इज रन। सो वी विल राइट हियर प्रोडक्ट p1 is equal to new product। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा और मैंने आपको बताया था ये एक कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। बाय डिफ़ॉल्ट एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर मौजूद होता है, हर क्लास के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है, हम उसे ओवरराइड भी कर सकते हैं, लाइक पब्लिक, दीज आर द सिग्नेचर ऑफ कंस्ट्रक्टर, पब्लिक प्रोडक्ट पैरेंथेसिस एंड दिस ब्रैकेट। इससे हम ऐसे एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं, और हम चाहें तो इसमें जो हमारी एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। नेम इज़ इक्वल टू नल एंड प्राइस इज़ इक्वल टू 0। ओके, सो वैल्यूज दे रही होती है ओवरराइड। हाँ जी, नहीं, ये देखें, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट कॉल होगा, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो प्रोडक्ट वन p1 जो है उसको अपनी कॉपीज़ मिल जाएंगी आईडी नेम की, लेकिन उसमें वैल्यूज़ जो हैं डिफ़ॉल्ट ये चली जाएंगी। ठीक है, इधर हम ये भी दे सकते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आर दिस। ठीक है, तो उस ये भी ऑब्जेक्ट के सर साथ ये डिफॉल्ट वैल्यूज़। कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, हमने इस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड कर दिया है। ठीक है, पहले से भी सेम इसी सिग्नेचर से कंस्ट्रक्टर मौजूद था जो कि आईडी में 0, नेम में नल और प्राइस में 0 रख देता था। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, और जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। ठीक है, हमने उस कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड कर दिया। अच्छा, इसको चले मैं कमेंट करता हूँ। जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। हम एक पैरामीटर्स के साथ कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर का सिग्नेचर वही है, पब्लिक क्लास नेम, और जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसमें वैल्यूज़ पास होंगी, इंट आईडी, स्ट्रिंग नेम एंड इंट प्राइस। We will write here this dot id equal to id dot price
अब होगा क्या कि जब आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये देखें इसने क्रॉस दे दिया, यहाँ पे अंडरलाइन दे दी, क्योंकि इसको वहाँ पे कोई एम्प्टी कंस्ट्रक्टर नहीं मिला। ठीक है, वो कह रहा है कि इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, तो हमें एट द टाइम ऑफ क्रिएशन यहाँ पे पैरामीटर्स पास करने होंगे, आईडी एंड द नेम ऑफ द प्रोडक्ट। लेट्स से आपके पास आईफोन 12 प्रो है और फिर उसकी आप प्राइस यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब इस यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा। ठीक है, तो क्या होगा, एक्सक्यूज प्रोडक्ट मी सर। P1। जी सर ये पैरामीटर्स की तरतीब चेंज हो सकती है, जैसे हम हम्म, नेम को पहले लिखते हैं और उसको बाद में लिखते हाँ हैं। जी, यहाँ पे आप पैरामीटर की जो यहाँ पे सीक्वेंस रखेंगे वही सीक्वेंस आपने यहाँ पे भी फिर पास करना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त। Okay, go to the product class and we have this method. This is the constructor. ठीक है, if we want to allow that whether you want to pass the parameter or not, we can declare two constructor as well, and the two constructor with the same name and different type of parameters, तो हम इसे कह देते हैं ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो गया। अब अगर हम प्रोडक्ट P2 क्रिएट करें, लेट्स से ये मेरी प्रोडक्ट P1 है, एक मिनट, मेरे से कुछ बटन हेल्प का बटन प्रेस हो गया था F1 का, जिसकी वजह से ये आया। अच्छा, प्रोडक्ट P1 है इज़ इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट, और इसमें हम कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे, और प्रोडक्ट P2 है। अब यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ गया क्योंकि ये सेम नेम के साथ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको रीनेम कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट 2 आ गई है। अगर हम कुछ अब प्रिंट करवाना चाहते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट println P1 डॉट P1 डॉट नेम लिखेंगे और P2 डॉट लिखेंगे। अब P1 का तो नेम कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसमें नेम कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे असाइन हुआ है दैट इज़ नल, तो उसमें नल ही शो होगा। हम यहाँ पे आगे से एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखेंगे प्रोडक्ट P1 का नेम नल है और प्रोडक्ट P2 का नेम आईफोन 12 प्रो मैक्स। ठीक है, हम ये प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के फ़ौरन बाद इसका नेम, जी सर ये जो पहला कंस्ट्रक्टर है इसमें हमने जो वैल्यूज ये नल की, अगर ये ना भी दे तो फिर भी नल प्रिंट करेगा। फिर भी ये नल ही प्रिंट करेगा। ठीक है, ओके सर। कैंसल P1 डॉट नेम इज इक्वल टू दिस। अब हमने क्या किया, इसका नेम सेट कर दिया, P1 का नेम हमारे पास आ गया, लेकिन स्टिल इसकी आईडी और डिस्क्रिप्शन प्राइस जो है वो 00 अवेलेबल है वहाँ पे। सो इन दो तरह से हम जो है वैल्यूज असाइन करते हैं। ठीक है, तो दिस इज सर कॉल्ड सर इस स्टेप को कुछ कहते हैं कि मतलब कि पीछे नेम कुछ हो रहा है और हमने आगे चेंज कर दिया नेम, कहाँ पे नेम कुछ हो रहा है? मतलब कि पीछे मेन पे हमने जो कंस्ट्रक्टर है उसमें नेम कुछ और नल लिखा है ना, और इसमें आके हमने P1 का नेम चेंज कर दिया आगे आके। ये तो हमने वैल्यूज़ असाइन की हैं, इसे कहते हैं असाइनिंग द वैल्यूज़। और जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम ये इनिशियलाइज कर रहे होते हैं एट्रीब्यूट्स को। कंस्ट्रक्टर को यूज़ ही इसलिए किया जाता है कि हम एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज कर लें, ठीक है एट्रीब्यूट्स को वैल्यूज़ असाइन कर लें। ठीक है, हम पैरामीटर के थ्रू कर लें या फिर हम यहाँ से डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ कुछ असाइन कर दें उसमें। ठीक है, दूसरी चीज़ प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ी थी कि हम इनकैप्सुलेशन को अचीव करने के लिए अपनी फील्ड्स को प्राइवेट बना देते हैं। ठीक है, और गेट सेट मेथड के थ्रू एक्सेस देते हैं। ठीक है,
अब अगर मैं यहाँ पे मेन क्लास में जाऊँ और p1 डॉट नेम पे देखें, एरर आ रहा है क्योंकि ये फील्ड प्राइवेट थी। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर फील्ड के लिए गेट और सेट मेथड लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे पब्लिक void set id, it will accept a parameter id as input and this dot id क्लास के एट्रीब्यूट जो रेफरेंस पॉइंटर है उसका करंट ऑब्जेक्ट है, तो उसका एट्रीब्यूट्स आईडी को ये पैरामीटर का आईडी मिल जाएगा। ठीक है, आपने सेट आईडी दिया, सेट नेम करना है, हम यहाँ पे स्ट्रिंग नेम पास करेंगे, तो दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। तो सेट मेथड्स का सिग्नेचर सेम है, जस्ट हम उसकी जो है एट्रीब्यूट्स की जो वेरिएबल्स के नेम्स हैं वो अपडेट कर देते हैं। सिमिलरली गेट मेथड में भी इसी तरह है, और उसकी डाटा टाइप पब्लिक get method, the value we want to get, the return type of that is int get id, it will not accept any parameter, and return, we can write return id, or if you write return this dot id, that will be more meaningful because it will say that we are getting the id attribute of the current object. Okay, similarly get method for get id get name, the return type will be string and this dot name will be returned. Similarly we have get price int and this dot price. So in this way we can create get and set methods for the attribute. So for now we have created two constructors. This is called constructor overloading, and again today we have implemented the concept of encapsulation. Encapsulation क्या कहता है कि आप जो है फील्ड्स को प्राइवेट कर दें और हर फील्ड का जो है गेट और सेट मेथड बना दें जिस चीज़ का आपको रिक्वायर्ड है, जो आप एक्सेस करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आईडी कहीं पे गेट ही नहीं करवानी, तो मुझे ज़रूरी नहीं है कि गेट और सेट दोनों मेथड बनाए जाएं। अगर मैंने कभी प्राइस रिटर्न ही नहीं करनी, ठीक है, तो मैं ये मेथड नहीं बनाऊँगा। ठीक है, सिमिलरली आपने जो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया हुआ, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ, इसका मतलब ये है कि आपने ऑब्जेक्ट क्रिएशन के दौरान ही वैल्यू सारी सेट कर दी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जब उसने क्रिएट किया उसी टाइम उसने वैल्यूज़ पास की और आपने वैल्यूज़ को सेट कर दिया, और आप ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन वैल्यूज़ अपडेट ही नहीं करना चाहते, आप वैल्यूज़ अपडेट नहीं करना चाहिए, तो आपको कोई भी सेट मेथड बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जस्ट उन वैल्यूज़ को गेट करना चाहते हैं, आप यहाँ पे गेट मेथड्स बना देंगे। ठीक है, बट जनरली हम क्या करते हैं, फील्ड्स को प्राइवेट बनाते हैं और हर फील्ड का गेट और सेट मेथड बना देते हैं। गेट मेथड एक्सेस करने के लिए और सेट मेथड कोई वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ होता है। तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे p1 डॉट पब्लिक मेथड इज सेट नेम एंड वी विल पास सैमसंग इन द पैरामीटर। Okay, so in this way we will similarly to get the name we will call the method of p1 dot get name and p2 dot get name. Okay, so there is no error. You see that here we can see the error while writing the code. कोड लिखते वक्त ही हमें पता लग जाता है अच्छा यहाँ पे मैंने नेम एक्सेस किया, यहाँ पे एक्सेस नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ कमांड प्रॉम्प्ट में क्या होता था, जब तक हम कमांड प्रॉम्प्ट में जाके कंपाइल नहीं करते थे हमें पता ही नहीं लगता था कि एरर कहाँ पे हमारे यहाँ। ठीक है, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आपके पास नेम्स पे गेट हो गया और सेट भी हो गया। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर मैं आज आपको अरे लिस्ट करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, अरे लिस्ट से पहले हम जो है इनपुट पे भी बात कर लेते हैं। पहले अरे लिस्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमने अभी तक अरेज पढ़ी हैं। सर अरेज आपने जी
जिसमें बूलियन आपने लिखा हुआ है, बूलियन के ऐड या अपडेट ईमेल आपने लिखा हुआ है सर, वो कैसे करना है? बूलियन का तो हमने असाइनमेंट पढ़ा नहीं ना। यस सर। असाइनमेंट बूलियन यस डाटा सर। टाइप नहीं बताई मैंने। नो सर। सर वो कैसे इम्प्लीमेंट करनी है, उसका फंक्शन आपने कहा कि अपडेट ईमेल करें। ईमेल की एक अपडेट हमने ईमेल थ्योरी है में, उसको। हाँ, अपडेट ईमेल का जो भी फंक्शन होगा वो ईमेल के पैरामीटर को, ईमेल को एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा और सेट कर देगा। एक्चुअली में सेट ईमेल ही है वो, सेट ईमेल की तरह ना। जो भी पैरामीटर आएगा, दिस डॉट ईमेल इज इक्वल टू जो भी पैरामीटर में वैल्यू आई है वो ईमेल हो जाएगी। तो इस तरह से वो वैल्यू अपडेट हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने p1 डॉट सेट नेम ये किया है, मैं दोबारा लिख देता हूँ p1 डॉट सेट नेम समथिंग एल्स, तो वो p1 का नेम अपडेट हो गया। सर आपने बूलियन के जरिए उसे कहा, पता नहीं वो बूलियन के जरिए स्टेटमेंट क्या वो पढ़ के मुझे बताएं, मैं आपको फिर बता देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अरेज हमने बात की थी। अरेज जो है उसकी लेंथ फिक्स होती है। अभी तक आपने सी प्लस प्लस में भी पढ़ा, जब आप डिक्लेयर करते हो तब आप उसका साइज़ बता देते हो। जब एक दफ़ा आपने साइज़ स्पेसिफाई कर दिया, उसके बाद उसका साइज़ ना आप कम कर सकते हैं ना आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, ऐसे ही है। लेकिन जो अरे लिस्ट है वो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है, वेरिएबल लेंथ इसमें होती है। फॉर एग्जांपल आप जो है टाइम टू टाइम जो है, अगर आपने बाद में एक नया एलिमेंट ऐड करना है, आप उसमें नया एलिमेंट ऐड कर देते हैं, उसका साइज़ ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर जाता है। आप उसमें से एक एलिमेंट रिमूव करेंगे, उसका साइज़ डिक्रीज़ कर जाएगा ऑटोमेटिकली, सारे एलिमेंट्स खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो ये बेनिफिट है अरे लिस्ट का अरे के मुकाबले में। अरे लिस्ट जावा में भी है हमारे पास, और इसे जी सर बोलो स्टेटमेंट आपने लिखा हुआ है, ऐड ए मेथड एज बूलियन अपडेट ईमेल न्यू ईमेल फॉर द क्लास ऑथर while implementing think of the single responsibility principle। चलिए मैं पढ़ के ना स्टेटमेंट तो आपको टीम्स में ही जो है वो डिस्कशन के नीचे एक मैसेज लिख दूंगा कि इसका क्या ओके मतलब है। ठीक है। ओके सर। तो सर अभी पार्ट बी हमारे का लिस्ट 5 स्टेटमेंट है। सर इसमें रिटर्न ट्रू कर दे या इस तरह ऐसे कर ही है सकते हैं ना उसकी, हम इसे? वो मेथड है, मेथड की रिटर्न टाइप जो है बूलियन हो जाएगी, तो फिर रिटर्न ट्रू या रिटर्न फॉल्स हो ट्रू, जाएगा। यस सर, ओके, अच्छा, ऐसे ही हम अब सर इसका हम सेट बात मेथड कर, ठीक है। अब सेट मेथड्स होते हैं वैल्यू सेट करने के लिए। अगर आपको सेपरेटली वहाँ पे क्या गया कि आप अपडेट मेथड लिखें, तो आपने जस्ट उस मेथड का नेम अपडेट मेथड कर देना, उससे वैल्यू अपडेट हो जाएगी। अगर आपसे पूछा गया कि कहा जाए कि क्या वैल्यू अपडेट करनी है या नहीं, तो रिजल्ट बूलियन में रिटर्न होगा ट्रू या फॉल्स। अच्छा, अरे लिस्ट की मैं बात कर रहा था। अरे लिस्ट मैंने आपको बताया ये वेरिएबल लेंथ होती है इसकी। इसकी हम लेंथ इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल फंक्शन इसमें अवेलेबल हैं। ठीक है। अरे लिस्ट और अरेज में एक डिफरेंस ये है कि अरेज हम प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स दोनों के लिए यूज़ कर लेते थे, ऐसे ही है। अरे हम किसी क्लास के नेम से भी बना सकते थे, स्ट्रिंग की भी बना सकते थे, इंट की भी, डबल की भी, फ्लोट की भी बना सकते थे। लेकिन अरे लिस्ट जो है ये जस्ट ये नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के लिए है, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के लिए अरे नहीं है। कोई मुझे बताएगा प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कौन सी थी और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कौन सी थी? सर प्रिमिटिव में इंट आता है, फ्लोट आता है, इंटीजर आता है, और जो दूसरी होती है नॉन प्रिमिटिव उसमें स्ट्रिंग आती है। स्ट्रिंग आती है, या जो भी क्लासेस अगर हमने कुछ डिफाइन करनी है तो वो आ जाती हैं। अच्छा, तो प्रिमिटिव डाटा टाइप जो कि जावा में प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं एक्सेप्ट द स्ट्रिंग, तो वो सारी हमारी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं। इसका मतलब यह है कि अरे लिस्ट जो है प्रिमिटिव डाटा टाइप्स की लिस्ट को स्टोर नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल ना ये इंट को स्टोर कर सकता है, ना ये फ्लोट को, डबल को, करैक्टर को, बूलियन को, इन सबको ये स्टोर नहीं कर सकता। ये स्टोर कर सकता है कलेक्शंस को, लाइक स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग्स को ये स्ट्रिंग नॉन प्रिमिटिव है, उसको क्लासेस हैं, क्लास डाटा टाइप है, तो वो उसकी लिस्ट को स्टोर कर सकता है। तो हम फिर इंटीजर और एक्सक्यूज मी फ्लोटिंग पॉइंट, सर, जी
सर ये जो डाटा टाइप्स होती हैं ये भी क्लासेस होती हैं, अभी मैं आपको लाइक बता दूँ। स्ट्रिंग और हाँ इंट, जी, ये भी ये क्लासेस हैं। स्ट्रिंग की क्लासेस डिफाइंड होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। अब स्ट्रिंग जो है इसके ओके साथ सर। मेथड्स फंक्शंस एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये इसकी स्ट्रिंग की क्लास सेपरेटली डिफाइंड है। तो अगर हमने इंटीजर्स की लिस्ट बनानी हो, हमने जो है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ की लिस्ट बनानी हो, तो फिर हम अरे लिस्ट को कैसे यूज़ करेंगे? तो अरे लिस्ट को जो है इंटीजर्स की वैल्यू स्टोर करने के लिए एज अ लिस्ट जो है इसमें सेपरेट इंटीजर की क्लास बनाई गई है जिसकी डाटा टाइप है कैपिटल आई के साथ इंटीजर। सिमिलरली अगर आपने डेसिमल वैल्यू स्टोर करानी है तो कैपिटल डी के साथ आप डबल लिखेंगे तो वो है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को स्टोर करेगा, ठीक है। तो ये दो मॉडिफिकेशंस हैं। चलें अब इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आते हैं। क्या इसका सिंटैक्स है? वी विल सिंपली राइट अरे लिस्ट, एंगल ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग ऑफ बुक्स इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट स्ट्रिंग और उसके बाद कंस्ट्रक्टर इसका कॉल हो जाएगा। अब ये एरर शो कर रहा है, वो कहता है अरे लिस्ट मुझे कहीं पे भी नहीं मिल रही। हमें जो है इसकी लाइब्रेरी, जैसे आप कहते थे सी प्लस प्लस में, तो यहाँ पे हम पैकेज की बात करते हैं, इसका पैकेज हमें इंक्लूड करवाना पड़ेगा। इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट अरे लिस्ट, ठीक है। जावा डॉट यूटिल में बहुत ज़्यादा पैकेजेस अवेलेबल हैं जो हमें यूज़फुल हो सकते हैं। उसमें से एक अरे लिस्ट का पैकेज है। अगर हम यहाँ पे स्टैटिक लगा दें तो ये जावा डॉट यूटिल डॉट स्टैटिक जो है ये सारे पैकेजेस को इंपोर्ट कर लेगा जो कि यूटिल के अंदर भरे हुए हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ से एरर चला गया, ठीक हो गया। हमने इसमें डाटा ऐड करना है। बुक्स डॉट ऐड का फंक्शन है अरे लिस्ट का। सिंपली इसमें जो भी रिटर्न टाइप थी हमारी उस टाइप का पैरामीटर यहाँ पे हमने पास कर देना है, ठीक है। तो बुक्स डॉट ऐड जावा, लेट्स से सिमिलरली बुक्स डॉट ऐड C++ और पाइथन और वेब, ओके 4 बुक्स हमने ऐड कर ली। अगर हम कोई बुक किसी स्पेसिफिक इंडेक्स की गेट करना चाह रहे हैं तो इसमें भी अरे की तरह ये इंडेक्स 0 होगा, जो पहली बुक हम ऐड करेंगे इसमें इंडेक्स 0, ठीक है। सिमिलरली 1 2 3, सो बुक्स डॉट बुक्स डॉट गेट हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये आपके पास इंटेलिसेंस में आपके पास नज़र आ रहा है कि ये एक इंटीजर इंडेक्स गेट करता है। तो बुक्स डॉट गेट इंडेक्स 1, इंडेक्स 1 पे हमारे पास C++ भरा हुआ है तो ये वो वैल्यू गेट कर लेगा, ठीक है। अगर हम शो करवाना चाह रहे हैं तो हम इसे इनक्लोज कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल के अंदर, ओके। सो ये बुक्स डॉट गेट एट इंडेक्स 1 इसको हमने इनक्लोज कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल के अंदर, ठीक है। तो इस कोड को हम जो है वो ठीक है, उसको मैंने कमेंट कर दिया है, ओके। तो ये हमारे पास कोड है, हमने इसको एग्जीक्यूट किया और ये देखें इसने गेट 1 इंडेक्स C++ यहाँ पे हमें प्रिंट कर दी, ठीक है। इसी तरह हम कोई वैल्यू यहाँ पे सेट करना चाहते हैं, कोई वैल्यू अपडेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस वैल्यू को अपडेट करना चाहता हूँ और इसका इंडेक्स मुझे पता है, इसका इंडेक्स है 4 3 0 1 2 3। तो हम लिख देंगे बुक्स डॉट सेट, यहाँ पे मैं स्पेसिफाई करूँगा किस इंडेक्स को मैंने सेट करना है और किस से रिप्लेस करना है, वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। थ्री कोमा इसको हम रिप्लेस कर देते हैं
लेट्स से HTML के साथ, ठीक है। तो अगर हम इस वैल्यू को अब गेट करें, थर्ड इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, बिफोर सेटिंग एंड आफ्टर सेटिंग। सर अगर सारे इंडेक्स को चेंज करना है सबको अलग-अलग लिखना पड़ेगा या इकट्ठा कॉमा लगा के ब्रैकेट के अंदर? हाँ जी, अलग-अलग लिखना पड़ेगा सेट मेथड से, ठीक है। ये अपडेट करने के लिए कि यूज़र एक इंडेक्स एंटर करे और उस इंडेक्स की वैल्यू जो है अपडेट हो जाए, तो डॉट सेट का मेथड हमारे पास है, ठीक है। तो पहले उसमें वेब करा था, अब उसमें HTML आ गया, ठीक हो गया। सिमिलरली अगर हम कोई एलिमेंट रिमूव करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इंडेक्स 3 को मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से लेट्स से मैं इंडेक्स 1 को रिमूव करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो हमें पहले पता लग रहा है, पहले यहाँ पे क्या एलिमेंट है और बाद में क्या है। अब ये क्या करेगा, C++ को जैसे ही रिमूव करेगा उसके नेक्स्ट एलिमेंट को पीछे शिफ्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था। अगर मैं इसको अब रिमूव करूँगा तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ये देखते हैं इसे कंपाइल करके। तो अब देखें, वहाँ पे C++ था, C++ को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब 1 इंडेक्स पे क्या चला गया है, पाइथन। हमने अगेन 1 को गेट किया है, तो 1 इंडेक्स अब किसका है, पाइथन का, ठीक है। सिमिलरली हमने बुक का साइज गेट करना हो, बुक्स डॉट साइज करवाना हो, तो हम इसको कॉपी कट कर लेते हैं। हम देखना चाह रहे हैं बुक्स का साइज़ कितना है, तो सिस्टम डॉट आउट में हमने ये लिख लिया बुक्स डॉट साइज। अगर हम इसे अब एग्जीक्यूट करें तो रिमूव वाली लाइन हमने जो है वो कमेंट कर दिया, अगेन कंपाइल होगा, 4 बुक्स ऐड होंगी, तो बुक्स का साइज़ कितना है, 4 है, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं। अब हमने पूरी लिस्ट को प्रिंट करना है, तो हम सिंपली फॉर लूप लगा के फॉर इंट, जिस तरह हम अरेज में करते हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल इंडेक्स इज इक्वल टू 0 एंड इंडेक्स इज लेस दैन बुक्स डॉट साइज एंड index plus plus, here we will write system dot get index, ठीक है। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो हमारे पास पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, जावा, C++, पाइथन एंड वेब। इसी चीज़ को हम फॉर ईच लूप के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं, बताया था मैंने आपको। फॉर ईच डेटा टाइप हमारी स्ट्रिंग है, फॉर ईच स्ट्रिंग बी इन द कलेक्शन ऑफ बुक्स, यहाँ पे जस्ट हमें बी लिखना पड़ेगा। अब ये ज़्यादा एफिशिएंट और फास्ट है। अब फॉर लूप में आप देखें तो आपको इंडेक्स वेरिएबल डिक्लेयर किया, फंक्शंस इसको भी कॉल करें, इस फंक्शन को भी बार बार कॉल करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। ये कलेक्शन के ऊपर जो है आइटरेट करेगा, इनोमिनेट करेगा और 1 बाय 1 जो है इसकी वैल्यू बी में रखवाता जाएगा और वो हम यहाँ पे स्टोर कर प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। आउटपुट दोनों की सेम है लेकिन वर्किंग वाइज डिफरेंट। अब ये फॉर ईच लूप से हुआ और ऊपर वाला फॉर लूप से प्रिंट हुआ, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस हैं हमारे पास अवेलेबल अरे लिस्ट के लिए, ठीक है। अब हम इनपुट की तरफ चलते हैं, यूज़र से इनपुट हम किस तरह से किया था तो अरे का साइज डिक्रीज हुआ, फिर अरे का साइज इंक्रीज करना भी बता देना एक दफ़ा। अरे का साइज इंक्रीज, आप बुक्स डॉट ऐड करते जाएंगे, साइज इंक्रीज होता जाएगा। ऐड ओके ऐड सर। जब भी कोई नया एलिमेंट आएगा, बुक्स डॉट ऐड दिस न्यू आइटम, तो फिर आप वो पास कर देंगे पैरामीटर में, जो भी आपकी डेटा टाइप है तो वो ऐड हो जाएगा। सिमिलरली एक फंक्शन मैंने आपको नहीं बताया, आप यहाँ पे लिखेंगे बुक्स डॉट क्लियर,
क्या करेगा, रिमूव ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम लिस्ट, यानी कि लिस्ट एम्प्टी कर देगा, साइज उसका 0 हो जाएगा। ठीक है, बुक्स डॉट क्लियर अगर आप लिखेंगे तो इससे आपकी लिस्ट जो है पूरी की पूरी एम्प्टी हो जाएगी और साइज उसका 0 रह जाएगा। सर ये जो अरे लिस्ट है ये क्लास के तौर पे वर्क कर रही है? क्लास के तौर इट इज़ अ लिस्ट, लेकिन ये हमारे पास जेनेरिक लिस्ट है, डायनामिक है, इसमें वेरिएबल लेंथ है हमारे पास। अच्छा एक चीज़ और, एक रह गए हम यहाँ पे। ठीक है, ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करेगी। ठीक है, मैंने आपको बताया प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के लिए अरे लिस्ट नहीं यूज़ होती, लेकिन अगर हम यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें सेपरेट क्लास को कॉल करना पड़ता है इंटीजर की, दैट इज़ इंटीजर। ठीक है, अब ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। फॉर एग्जांपल ये नंबर्स की क्लास थी और मैंने लिखा नंबर्स। अब यहाँ पे आप इंट यूज़ नहीं कर सकते, डाटा टाइप इंटीजर यूज़ करेंगे, ये अलहदा से डिफाइंड है, जावा डॉट लैंग डॉट इंटीजर। ठीक है, ये रैप यहाँ पे लिखी है डिस्क्रिप्शन, इंटीजर क्लास रैप्स अ वैल्यू ऑफ द प्रिमिटिव टाइप इंट इनटू एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट्स को जो है गेट करता है इंटीजर, जो अरे लिस्ट है, इस वजह से ये इंटीजर्स वगैरह पे डिफाइन नहीं है। स्ट्रिंग की क्लास डिफाइन है, ये स्ट्रिंग को गेट करता है, क्लासेस जो हम डिफाइन करते हैं उसको गेट करता है। सिमिलरली एक इंटीजर की क्लास जावा ने डिफाइन करती है, वो इसको गेट करता है। अब हम नंबर्स डॉट ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम एक क्योंकि ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं इसलिए नल आया। अगर इंटीजर नॉर्मल जो होता है इंट, उसमें नल नहीं आता, उसमें 0 आता है। अब ये नल इंडिकेट कर रहा था कि ये एक ऑब्जेक्ट है इंटीजर। यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे 34। लेट्स सिमिलरली बाकी सारी ऑपरेशन उसी तरह से हैं जैसे हमने अभी जो है स्ट्रिंग्स के ऊपर परफॉर्म किए। सर ये जो टीचर्स के आगे आपने नंबर्स लिखा हुआ है या स्ट्रिंग के आगे बुक्स है, ये अरे का नाम है? ये अरे लिस्ट का नेम है, इस कलेक्शन का नेम है। ठीक है, सिमिलरली जो है आप यहाँ पे कैपिटल डी के साथ डबल लिखेंगे तो ये सर आप अभी कलेक्शन का वर्ड यूज कर रहे थे, उसका क्या मतलब हुआ? कलेक्शंस का मतलब कि लिस्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। कलेक्शंस का मतलब है कि लाइक हमारे पास अरेज हैं। ठीक है, और यहाँ अरे लिस्ट है, हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सिक्वेंशली मेमोरी में पड़े हुए हैं, तो इसको हम कलेक्शन ही बोलते हैं। डबल वैल्यूज़ हैं 35.0। सिमिलरली हम यहाँ पे कुछ डबल वैल्यू पास कर देते हैं और डबल वैल्यू पास कर देते हैं। अब यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि नेम सेम है। अल्हम्दुलिल्लाह। सर कैरेक्टर वाली के साथ भी सी कैपिटल लिखेंगे? नहीं, इंटीजर एंड डबल जस्ट, करेक्टर नहीं है कोई भी, ना फ्लोट है ना बूलियन है। ठीक है, ये इस केस में जब हमने इंटीजर डबल जो है वैल्यूज़ को स्टोर कराना है अरे लिस्ट में, तो हम फिर इनको इस तरह से डिक्लेयर करते हैं। नॉर्मली जो डबल है वो स्मॉल डी के साथ डाटा टाइप होती है, लेकिन यहाँ पे जो क्लास डिफाइंड है वो कैपिटल डी के साथ डिफाइंड है। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे नंबर्स डॉट ऐड में इंटीजर नहीं पास कर सकते, इसमें हम कर सकते हैं वो। ठीक है, तो ये हमारा सारा अरे लिस्ट था। ऐसे कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इनपुट की तरफ जाते हैं। इनपुट हम किस तरह से लेते हैं, हम एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं। स्कैनर क्या करता है, जिसने स्कैन करना होता है। ठीक है, अब ये स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इनपुट स्कैन करेगा। स्कैनर बेशक इसे लिखते हैं आप, स्कैनर का ऑब्जेक्ट स्कैन है इसका नेम, और यह है स्कैन न्यू स्कैनर, और पैरामीटर में हम पास करते हैं सिस्टम डॉट इन, इनपुट के लिए है। ठीक है, अब सर अगर जी हमने जी साहब ने जावा डॉट यूटिल के आगे स्टैक क्यों लगाया? स्टैटिक का मतलब ये है कि ये जावा डॉट यूटिल डॉट, इसके अंदर बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज डिफाइंड है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमें टाइम बाय टाइम कोई ना कोई लाइब्रेरी, हैश मैप, हैश सेट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें
स्कैनर की लाइब्रेरी चाहिए जब हमने इस ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करना था, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे हमने अरे लिस्ट लिखी होती तो पहले हमने यूज़ की थी अरे लिस्ट के लिए इसे डिक्लेयर किया था, तो अरे लिस्ट के लिए सेपरेटली डिक्लेयर करनी पड़ती, स्कैनर के लिए एक अलग लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे यूटिल के डॉट स्टैटिक लगा दिया। इसका मतलब है ये यूटिल के अंदर की सारी जो भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज होंगी वो यहाँ से इंपोर्ट कर ले। जैसे मैंने स्कैनर लिखा, उसने कहा यूटिल के अंदर स्कैनर डिफाइंड है, तो वो ऑटोमेटिकली आ गया। अदरवाइज हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा हर एक के लिए अलग, स्कैनर के लिए अलग, अरे लिस्ट के लिए अलग, ठीक है। सर जी, सर इन सबको इंपोर्ट करने से कोड साइज इंक्रीज हो जाता है या कम होता है? कोड साइज में फर्क पड़ता है कुछ? ये सबको इंपोर्ट उसी टाइम नहीं कर लेगा, जैसे ही उससे रिलेटेड चीज़ को यूज़ किया जाएगा तो वो देखेगा कि वो हमने इंपोर्ट की हुई है चीज़, तो उसको फिर चेक कर लेगा वहाँ से, ठीक है। सर इसको क्या बोलते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल को? अच्छा, ये पैकेज हमने इंपोर्ट किया, जैसे आप C++ में कहते हैं हम लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे कहते हैं पैकेज इंपोर्ट किया। C# में आप इसी चीज़ को कहेंगे आप NuGet पैकेज उसे कह दिया जाता है। NuGet पैकेज, आपने नगेट पैकेज इंपोर्ट किया, तो ओके ठीक है, ये लाइब्रेरीज ही हैं, ठीक है। अच्छा, स्कैनर का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया जिसके थ्रू हम स्कैन कर सकते हैं। अब हमने स्कैन क्या करना है, स्कैन डॉट, अगर हमने एक इंटीजर वैल्यू यूज़र से इनपुट करनी है तो हमने लिखना है स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट। इससे क्या होगा कि वो प्रॉम्प्ट करेगा यूज़र से कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर या टर्मिनल पे कि कुछ एंटर करो। यहाँ पे हम लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट वैल्यू, ओके। तो इट विल, अगर हम इस वैल्यू को स्टोर भी करवाना चाहते हैं किसी वेरिएबल में, फॉर एग्जांपल C++ में आप C इनपुट लिखते थे num1 में, अपने वैल्यू अगर रखनी num1 लिखते थे C in num1, सो दिस इज़ योर C in विच विल आस्क फॉर प्रॉम्प्टिंग एंड कमांड। और अगर हमने स्टोर करवानी है तो मैं एक नंबर डिक्लेयर कर लेता हूँ इंट num इज़ इक्वल टू, तो जो भी वैल्यू यहाँ से स्कैन होगी इनपुट ली जाएगी इंटीजर, वो इसमें स्टोर कर दी जाएगी, ठीक है। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। एरर है इसमें, एरर एट दिस लाइन, ये गया। अब देखें ही कह रहा है एंटर वैल्यू, और उसके बाद ये प्रोग्राम रुका हुआ है इस लाइन पे आइए, स्कैन डॉट एस की स्कैनर ऑब्जेक्ट के थ्रू हम नेक्स्ट इंट एक इंटीजर वैल्यू स्कैन करना चाह रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 34, तो नम के अंदर 34 आ जाएगा। हम प्रिंट करवा के देखते हैं नम के अंदर क्या वैल्यू आई है। ओके, लेट्स से वी टाइप 12, इसने प्रिंट कर दिया 12, ठीक है। सिमिलरली अगर हमने कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू जो है वो इनपुट करवानी है तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल यहाँ पे हम लिख देंगे स्कैनर डॉट नेक्स्ट फ्लोट, ठीक है। आपने एक डबल वैल्यू एंटर करवानी है तो यहाँ पे हम लिख देंगे नेक्स्ट डबल, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हमें बस एक दफ़ा क्रिएट करना है, इसी स्कैन के ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए हम बार बार जो है इसे क्रिएट इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। सर यहाँ पर स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्ट्रिंग? हाँ, उसके लिए आता है, उसके लिए डिफरेंट है, स्ट्रिंग के लिए डिफरेंट है। सिमिलरली अगर आप जो है शॉर्ट डाटा टाइप आपके पास होती है, क्योंकि वो इंटीजर का हाफ साइज़ अगर हमने स्टोर करवाना है तो हम उसके लिए शॉर्ट यूज़ कर लेते हैं, तो उसके लिए हम लिखते हैं नेक्स्ट शॉर्ट। सिमिलरली अगर हमारे पास लॉन्ग डाटा टाइप है जो कि इंटीजर्स को स्टोर करते हैं लेकिन उसका साइज़ डबल होता है इंटीजर से, तो उसके लिए आ जाता है नेक्स्ट लॉन्ग। सिमिलरली स्ट्रिंग के लिए यूज़ होता है नेक्स्ट लाइन, ठीक है। ये स्ट्रिंग वैल्यू के लिए, बूलियन के लिए नेक्स्ट बूलियन, ठीक है। इंटीजर फ्लोट और डबल का मैंने आपको बता दिया है।
ठीक है, तो इनपुट इस तरह से इसमें यूज़ होती है। अच्छा, ये एरर जनरेट कर रहा है, ये लें डीनम कर दिया, स्कैन डॉट नेक्स्ट फ्लोर स्कैन डॉट नेक्स्ट डबल, अभी स्टिल एरर है, कोई बताएगा ये क्या एरर है? सर Anyone? आपने दोनों नम को फिर भी इंटीजर ही रखा हुआ है, हाँ जी, इसको नहीं डेटा करेंगे टाइप, हम फ्लोट और डबल? यही यस है सर। एरर। जब आप इनपुट लेंगे फ्लोट, तो वो इनपुट फ्लोट वैल्यू किसी फ्लोटिंग पॉइंट में स्टोर होगी, तो इसलिए इसकी डाटा टाइप को हमें फ्लोट करना पड़ेगा और इसको हमें डबल करना पड़ेगा। अब आप देखें वो एरर्स ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, जब इनपुट ले लेंगे तो उसके बाद हमने आउटपुट में लिख देंगे एफ नम एंड डी नम। सर एक दफ़ा करेक्टर का भी बता दें। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। हमें कह रहा है एंटर वैल्यू, हम यहाँ पे एंटर करते हैं 34। अगेन हमने कोई स्टेटमेंट तो नहीं लिखी, लेकिन स्कैनर डॉट नेक्स्ट फ्लोट है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ही हमें एंटर करनी चाहिए। अगर हम इंटीजर कर देते हैं तो वो उसे खुद ब खुद कास्ट करके 0.07 उसके लगा देगा। 23 एंड 67 है। अब देखें 34, 23.0 एंड दिस। अगर किसी का माइक ऑन है तो वो ऑफ कर लें। अच्छा, चलें, यहाँ तक हो गया। सिमिलरली अगर हमने किसी स्ट्रिंग को इनपुट करना है, स्ट्रिंग s इज इक्वल टू स्कैन डॉट क्या आएगा? स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन से स्ट्रिंग नेक्स्ट लाइन। ठीक है, और हम यहाँ पे लिख देते हैं s। सर एक बार करेक्टर की भी इनपुट लेके दिखा हाँ दें। जी, इसके बाद हम कैरेक्टर की ही इनपुट लेंगे। एंटर द वैल्यू 2 3 4 एंड इसे दोबारा रन करते हैं। यहाँ पे एरर शो कर रहा है। लेट्स कमेंट दिस सेक्शन। ठीक है, तो ये पहले कुछ इशू जनरेट कर रहा था, तो इस तरह से हम स्ट्रिंग की वैल्यू इनपुट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम करैक्टर की तरफ आते हैं। हम लिखते हैं करैक्टर c इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट। इसके लिए वर्ड यूज़ होता है नेक्स्ट। नेक्स्ट के फंक्शन को कॉल करके डॉट करैक्टर एट 0। ठीक है, हम इसको कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, स्कैन करेगा एक करैक्टर को। ठीक है, और अगर हम इस सी को डिस्प्ले करवाते हैं, डिस्प्ले सी, जो भी हमने वैल्यू लिखी है यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखते हैं करैक्टर इज इक्वल टू। ठीक है, जो हमने वैल्यू यहाँ पे लिखी होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। सर ये यहाँ पे आपने करेक्टर 80 क्यों लिखा है साथ?
ये करेक्टर को इनपुट करने के लिए यहाँ पे नेक्स्ट करेक्टर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट डॉट, नेक्स्ट जो करेगा वो आगे स्ट्रिंग को गेट करेगा, उसके बाद हम लिखते हैं डॉट करेक्टर ऐट 0, तो हमें जो है करेक्टर एक रीड करके तो वो हमें आउटपुट शो करवाएगा इसका। अब यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट ईयर दी केमिस्ट्री ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਨਾ, तो ये एफ हमारे पास ये किसी की वीडियो ओपन हो गई है। रोल नंबर 13 आपका कोई क्वेश्चन है? रोल नंबर 13। चलें तो इस तरह से हमारे पास करेक्टर आ जाता है। करेक्टर इस तरह से हम इनपुट लेते हैं, ठीक है। तो ये थी इनपुटिंग। एसोसिएशन रह गई है जो ज़रूरी थी। आज हमने एसोसिएशन पढ़नी थी। आपको पता है एसोसिएशन क्या होती है? पूरी की क्लास में आपने एसोसिएशन पढ़ी है? नो सर। यहाँ पे क्यों एरर आ रहा है? अच्छा, कमेंट किया नीचे से इस तरह से, यहाँ से स्टार्ट करके नीचे एंड है। एसोसिएशन क्या होती है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर क्लास को एंड कर लेते हैं, ठीक है। एसोसिएशन the type of relationship between two classes. नॉर्मली हम कहते हैं इट इज़ अ हैज़ अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप। हम कहते हैं क्लास ए हैज़ एन इंस्टेंस ऑफ क्लास बी, क्लास ए हैज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास बी। अगर एक क्लास में दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे, इसका मतलब है डेफिनेटली कोई लॉजिकली वो इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है। मैंने वैसे प्रीवियस लैब्स में जो है प्रोडक्ट और प्रोडक्ट कैटेगरी का सिनेरियो इम्प्लीमेंट करवाया था, लेकिन अभी टाइम शॉर्ट है, जिसकी वजह से मैं जनरली एक दो क्लासेस बनाऊंगा। एक क्लास में दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो हम उसे कह देंगे कि ये एसोसिएशन हो रही है इनके दरमियान। सर आप जुमे की तैयारी भी करनी है, पौने एक बजे जुमा स्टार्ट। पौने एक बजे? अच्छा चले, मैं बस 5 मिनट में ये फ्री कर रहा हूँ आपको। इट इज़ अ हैज़ अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। अच्छा, इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन की बेस पे, लॉजिक और कॉन्सेप्ट की बेस पे हम इसे कैटेगरीज करते हैं 2 टाइप्स में, ठीक है। वन इज एग्रीगेशन एंड द अदर इज कंपोजिशन। ये दोनों एसोसिएशन रिलेशनशिप हैं, लेकिन जिस कॉन्सेप्ट से हमने इसे इम्प्लीमेंट किया है, जिस तरह से इम्प्लीमेंट हुए हैं, उसकी बेस पे हम इसे कहते हैं अच्छा ये एसोसिएशन हुई है, लेकिन ये एग्रीगेशन टाइप की हुई है। अच्छा, ये भी एसोसिएशन हुई है, मतलब दोनों में हैज़ा टाइप ही है, एक क्लास दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ करेगी, लेकिन हमने कैटेगराइज कर देना है इसे, ये एग्रीगेशन हो रही है। कंपोजिशन वैसे नॉर्मली पूछा नहीं जाता, लेकिन कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए एग्रीगेशन क्या है और कंपोजिशन क्या है। एग्रीगेशन, इट इज़ अ वीक टाइप ऑफ रिलेशनशिप, वीक टाइप ऑफ रिलेशनशिप। एंड कंपोजिशन, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ रिलेशनशिप। क्या मतलब है स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ रिलेशनशिप का और वीक टाइप ऑफ रिलेशनशिप का? ये क्योंकि दो क्लासेस के दरमियान में रिलेशनशिप है, ठीक है। इन दिस चाइल्ड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इसमें चाइल्ड कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली।
अगर मैं कहता हूँ कि प्रोडक्ट कैटेगरी, तो इसमें इसमें चाइल्ड क्लास कौन सी होगी और पेरेंट क्लास कौन सी होगी? प्रोडक्ट कैटेगरी। एनीवन? सर जो प्रोडक्ट है वो पेरेंट क्लास होगी। पेरेंट क्लास कौन सी होगी? कैटेगरी प्रोडक्ट। सर कैटेगरी चाइल्ड क्लास। कैटेगरी चाइल्ड क्लास। अच्छा आप मुझे बताएं, क्या आप जो है अच्छा एप्पल का ब्रांड नहीं आता लेकिन एप्पल का मोबाइल आ सकता है? नो सर। तो पेरेंट जो है वो कैटेगरी होती है। अगर मैं फूड मेन्यू के अंदर कैटेगरीज डिफाइन नहीं करूँगा तो मैं प्रोडक्ट्स को कैसे लिस्ट कर सकता हूँ? पहले मैं कैटेगरीज बनाऊंगा, मेरे पास ड्रिंक्स हैं, मेरे पास कॉन्टिनेंटल फूड्स हैं, मेरे पास स्टार्टर्स हैं, ये कैटेगरीज हैं। फिर उन कैटेगरीज के अंदर मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट्स ऐड करने लग जाऊँगा, फूड्स ऐड करने लग जाऊँगा जो उस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। तो पेरेंट क्लास हमारे पास क्या आगे कैटेगरी, और चाइल्ड क्लास उसकी होगी। अब आपने इसको इनहेरिटेंस से रिलेट नहीं करना, ठीक है? एसोसिएशन एक अलग रिलेशनशिप है, इनहेरिटेंस अलग रिलेशनशिप है, ठीक है? ये हैज़ अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप की बात हो रही है, इन विच वन क्लास हैज़ एन इंस्टेंस ऑफ अदर क्लास, ठीक है? तो पेरेंट चाइल्ड की वजह से आप कंफ्यूज इसे नहीं करना उस चीज़ से। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें भी एक अपर लेवल क्लास है और एक लोअर लेवल की क्लास है, ठीक है? जिस क्लास का इंस्टेंस दूसरी क्लास यूज़ कर रही है, तो जो क्लास ऊपर वाली क्लास का इंस्टेंस यूज़ करिए उसे चाइल्ड कह देंगे और दूसरी को पेरेंट कह देंगे। अच्छा, एग्रीगेशन में ये होता है कि अगर पेरेंट क्लास डिस्ट्रॉय हो जाए तो चाइल्ड क्लास फिर भी एग्जिस्ट करती है का कॉन्सेप्ट, ठीक है? कंपोजिशन में होता है अगर पेरेंट क्लास चली जाए तो चाइल्ड क्लास भी चले जाती है। फॉर एग्जांपल कैटेगरी मैंने डिस्ट्रॉय कर दी तो कैटेगरी के अंदर जितनी भी फूड्स आ रही हैं वो भी सारी ख़त्म हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं सैमसंग, एप्पल और जो है शाओमी के मोबाइल सेल कर रहा हूँ, ठीक है? एकदम से मुझे आता है मैं सैमसंग ब्रांड की सेलिंग बंद कर देनी है, तो मैं सैमसंग ब्रांड की कैटेगरी डिलीट कर दूंगा। इसका मतलब नीचे मेरे पास कोई प्रोडक्ट्स मौजूद, ठीक है? तो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ रिलेशनशिप। और दोनों चीज़ों को हम कहते हैं ये क्या है, एसोसिएशन है, ठीक है? एसोसिएशन इज़ हैज़ अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप। बुक हैज़ एन ऑथर, ठीक है? और बुक हैज़ एन ऑथर, और प्रोडक्ट हैज़ प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है? फूड हैज़ फूड कैटेगरी। इस तरह हमारे पास कार आ जाती है और इंजन आ जाती है। इंजन हैज़ कार होता है कि कार हैज़ इंजन? कार हैज कार इंजन। है। कार हैज़ इंजन, ठीक है? तो कार में हमें इंजन का एक एट्रीब्यूट डिक्लेयर कर सकते हैं। कार भी एक क्लास है और इंजन की एक क्लास है। इंजन के अपने कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कार के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, और कार में हम इंजन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जो है क्लास ए क्लास बी के नेम से एक जो है एक क्लास क्रिएट करते हैं, न्यू क्लास भी ए। आपने एग्जांपल दिया, फिर जो कार होगी पेरेंट क्लास होगी और जो इंजन होगा चाइल्ड क्लास होगी। इंजन चाइल्ड कैसे हो सकती है? देखें, कार जो है वो इंजन को यूज़ कर रही है, इंजन होगा तो फिर कार बनेगी, ठीक है? तो कार इज़ द पेरेंट क्लास। सिमिलरली मैं एक्सक्यूज मी सर। जी सर आपने जो असाइनमेंट दिया उसमें यूज करना है ऑथर की क्लास का ऑब्जेक्ट हमने प्राइवेट करना है ना उधर, तो वो किस हाँ टाइप जी का होगा? वो एग्रीगेशन होगी या उस कंपोजिशन होगी? वो डिपेंड करेगा रिलेशनशिप किस तरह का बना हुआ है। वो जनरली आप उसे ये नाम दें कि ये एक एसोसिएशन का रिलेशनशिप है। इसी वजह से मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ आपको ये चीज़। अगर मैं यहाँ पे एक क्लास बी है, इसमें मैं लिखता हूँ ए इज़ इक्वल टू हेलो अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? यस सर।
यस सर आ रही है। ठीक है। अच्छा वाइस की चार्जिंग ख़त्म हो गई थी इसलिए कुछ एसोसिएशन। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे एसोसिएशन के कॉन्सेप्ट के साथ। अभी के लिए इसका आइडिया इसलिए आपको मैंने दिया है ताकि आपको असाइनमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चन है, वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सर कोई असाइनमेंट भी का टाइम कंफ्यूजन रिलीज हो कर देना। असाइनमेंट का टाइम चले मैं देखूंगा, फिर मैं इन CR को इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, यस सर, सर टाइम इंक्रीज कर दें। थैंक यू। असाइनमेंट के अंदर चीज़ें डिस्क्रिप्टिव लिखी हुई हैं, उसे आपने जस्ट जावा के सिंटैक्स में कोड करना। आप बैठेंगे, आप सिंटैक्स वगैरह उसका देखेंगे। प्रोग्राम्स हमने क्लास में भी लैब्स किए हैं, वो आपके साथ शेयर्ड हैं। कहीं कन्फ्यूजन हो रही है वो आप वहाँ से देख के कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करना है, 2 कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करने हैं, तो इस तरह से आप जो है असाइनमेंट अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। वहाँ चीज़ें डिस्क्रिप्टिव लिखी हुई हैं, बस आपने उसे ट्रांसलेट करना है जावा लैंग्वेज में। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन हो तो आपने नोट डाउन कर लेना है ताकि हम वो नेक्स्ट क्लास में बिफोर स्टार्टिंग द क्लास डिस्कस कर लें। ठीक है, तो अभी मैं मीटिंग फिर एंड कर रहा हूँ। मंडे को क्लास होगी? जी नहीं, मंडे को क्लास नहीं होगी, इस वजह से मैंने आज फ्राइडे को कर लिया। अगर मंडे को क्लास रखी मैंने तो कोई 20-25 मिनट के लिए एसोसिएशन का ही थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे, एग्जाम्पल इम्प्लीमेंट कर लेंगे, क्योंकि बाकी क्लासेस में भी हुई है। ठीक है, तो वो मैं CR से डिस्कस करके तो वो फिर आपको बता देगा कि कितनी देर की क्लास होगी। ओके सर। ठीक है, एक्सक्यूज मी ओके सर। जी, अल्लाह जी। सर आपने असाइनमेंट में दिया हुआ ना कि जो स्ट्रिंग की डाटा टाइप है उसको चेंज करना है ऑथर की डाटा टाइप के साथ, वो हाँ भी इसके अंदर आएगी एसोसिएशन में? हाँ जी, वो एसोसिएशन फिर हो जाएगी। जी, रोल नंबर 18 है आपका, कोई क्वेश्चन है? नहीं सर ठीक है। चलो ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।